Hello everyone. Today's topic is basics of urinary system and reproductive system and male and female puberty, their physical and emotional changes. तो बेसिक्स ऑफ यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि कैसे बॉडी ग्रो करती है, चेंज होती है, फंक्शन करती है, किस तरह से चाइल्डहुड से एडल्टहुड की जर्नी को हम कैरी करते हैं, इसको हम पुबर्टी में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम क्या होता है? एज यू कैन सी कि यूरिनरी सिस्टम के अंदर हमारी दो किडनीज होती हैं, यूरेटर होता है, ब्लैडर होता है एंड यूरेथ्रा होता है। ये सब मिलके हमारा यूरिनरी सिस्टम बनाता है। तो हमारा जो बॉडी फिल्ट्रेशन करती है, जितना भी लिक्विड वेस्ट मटेरियल होता है उसको हमारी बॉडी से पास आउट कराने का काम करती है, केमिकल बैलेंस को मेंटेन रखती है। इसके कुछ पार्ट्स हैं जैसे कि किडनी क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिन को प्रोड्यूस करती है। यूरेटर्स यूरिन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं किडनी से। ब्लैडर स्टोर करता है यूरिन को एलिमिनेशन के लिए, और यूरेथ्रा जो होता है वो यूरिन को हमारी बॉडी से बाहर पास आउट कराता है। तो ये जो हमारा सिस्टम है ये वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कराता है, एक्सेस ऑफ वाटर को हमारी बॉडी से पास आउट कराता है, जितने टॉक्सिन्स हैं वो हमारी बॉडी से रिलीज कराता है, और जितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और वाटर कंटेंट है उसको मेंटेन रखता है। तो यूरिनरी सिस्टम को हम रीनल सिस्टम भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए। बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करता है, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है और ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है। इसके अंदर एज आई टोल्ड यू किडनी होती है, यूरेटर होता है, ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। तो किडनी और यूरिनरी सिस्टम मिलके हमारी बॉडी से वेस्ट को पास आउट कराते हैं, जिसमें कि यूरिया एलिमिनेट होता है और बहुत सारे केमिकल्स जैसे कि पोटेशियम, सोडियम और वाटर के बैलेंस को मेंटेन करता है। जो यूरिया होता है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम से किडनी तक पहुंचता है और वहाँ पे वो रिमूव करता है और हमारी बॉडी से पास आउट कराता है इन यूरिन। तो किडनी क्या होती है? पर्पलिश ब्राउन कलर का ऑर्गन होता है किडनी। हमारे पास एक पेयर ऑफ किडनी होती है और इसके फंक्शन क्या होते हैं? बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, ड्रग्स को बॉडी से बाहर निकालना, बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन रखना, हार्मोन्स को रेगुलेट करना, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को कंट्रोल करना, यूरिया को फिल्टर करना। किडनी के अंदर क्या होता है? किडनी के अंदर फिल्टरिंग यूनिट्स होती हैं, बहुत सारी मिलियंस ऑफ यूनिट्स होती हैं जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। और हर नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है? एक स्मॉल बॉल होती है ब्लड कैपिलरीज की जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, और एक स्मॉल ट्यूब होती है जिसको हम रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। तो जो यूरिया है वो वाटर के साथ बॉडी से पास आउट हो जाता है। दो नैरो ट्यूब्स होती हैं जिसको हम यूरेटर कहते हैं, जो यूरिन को कैरी करने का काम करता है। किडनी से जितना यूरिन फॉर्म होता है उसको वो ब्लैडर में ले जाके फिल करता है। मसल्स जो होती हैं यूरेटर की वो उसको टाइटन करने का काम करती हैं, उसकी वॉल को टाइट करती हैं और रिलैक्स करती हैं, जिससे कि जो यूरिन है वो डाउनवर्ड्स पहुंचता जाए। ब्लैडर जो होता है वो ट्रायंगुलर शेप, एक हॉलो ऑर्गन होता है और ये लोअर एब्डोमेन में होता है। ब्लैडर बार बार रिलैक्स होता है और एक्सपैंड होता है। जब उसके अंदर यूरिन फिल हो जाता है तो वो एक्सपैंड होता है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारी बॉडी से यूरेथ्रा के थ्रू जितना यूरिन फॉर्म हुआ है वो पास आउट हो जाता है। एक एडल्ट ब्लैडर जो होता है उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 500 to 600 ml तक यूरिन हो सकता है। तो स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, सर्कुलर मसल्स होती हैं जो कि यूरिन को लीक होने से बचाने का काम करती हैं और ब्लैडर को टाइट रखती हैं। नर्व्स जो होती हैं वो अलर्ट करती हैं। ब्लैडर के अंदर कुछ नर्व्स प्रेजेंट होती हैं जो एक पर्सन को अलर्ट कराती हैं कि यूरिन फिल हो चुका है और उसे यूरिनेट करने की ज़रूरत है। यूरेथ्रा से जितना यूरिन फॉर्म हुआ है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। ब्रेन सिग्नल करता है और ब्लैडर की मसल्स को टाइटन करता है, स्क्वीज करता है यूरिन को बाहर निकालने के लिए। उसी वक्त ब्रेन सिग्नल करता है मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, ताकि जो यूरेथ्रा है, यूरिन जो है वो हमारी बॉडी से पास आउट हो सके। तो जितना ये सिग्नलिंग है, रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, जब ये एक रिदम में होता है तो नॉर्मल यूरिनेशन अकर होता है। एक हेल्दी पर्सन का यूरिन जो होता है वो पेल स्ट्रॉ कलर का या ट्रांसपेरेंट येलो कलर का होता है।
मेजर ऑर्गन कौन से है यूरिनरी सिस्टम में? किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। किडनी ब्लड को फिल्टर करता है, वेस्ट को बाहर निकालता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखता है। यूरेटर जो है वो मसल ट्यूब होती है, यूरिन को ट्रांसपोर्ट करती है किडनी से ब्लैडर में। ब्लैडर मस्कुलर सैक जैसा होता है जो कि यूरिन को स्टोर करके रखता है। यूरेथ्रा एक ट्यूब जैसी होती है जो कि ब्लैडर से यूरिन को बॉडी से बाहर पास आउट कराती है। किडनी बीन शेप ऑर्गन होता है, कम से कम 11 सेंटीमीटर लेंथ होती है और इसका वेट लगभग 150 ग्राम्स तक होता है। हर एक किडनी के अंदर कॉर्टेक्स होता है, इनर मेडुला होता है, रीनल पिरामिड्स होते हैं, एक रीनल पेल्विस होता है जो कि यूरिन को ड्रेन करता है यूरेटर के अंदर। नेफ्रॉन होता है, किडनी की फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। 1 मिलियन नेफ्रॉन हमारी ईच किडनी के अंदर होते हैं। इसके कई पार्ट्स होते हैं जैसे कि रीनल कॉर्पसस जिसमें होता है ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल, ये फिल्ट्रेशन करता है। देन होता है प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूबुल, ये रीअब्जॉर्प्शन के लिए होता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और आयरन के लिए। देन लूप ऑफ हैंडले कंसंट्रेशन कराने के लिए यूरेन का। डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूबुल एंड कलेक्टिंग डक्ट फॉर रेगुलेशन ऑफ द वाटर एंड आयन बैलेंस। तो ये सब कुछ फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन कराते हैं और इस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, और अगर हम किडनी को देखें तो किडनी हमारी कुछ इस शेप की होती है। दिस इज द कॉर्टेक्स, पेल्विस, ये यूरेटर और दीज आर द मेडुला। इसी के एक सेक्शन में अगर हम नेफ्रॉन को देखें तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। दिस इज द ग्लोमेरुलस, ये बोमेंस कैप्सूल है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है। देन इसके बाद लूप ऑफ हैंडले, थिन डिसेंडिंग लिम, थिन असेंडिंग लिम, थिन असेंडिंग लिम, कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पर है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। तो कुछ इस तरह का हमारा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है एक नेफ्रॉन का, जो कि ब्लड को फिल्टर करके यूरिन फॉर्म करने का काम करता है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कैसे होती है? ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होता है, फिर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, आयंस और वाटर का। फिर उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है जैसे कि पोटेशियम आयन और ड्रग्स इसमें सिक्रीट करी जाती हैं। देन फाइनल यूरिन जो होता है वो कलेक्टिंग डक्ट से कलेक्ट होते हुए रीनल पेल्विस में आता है। किडनी कैसे फंक्शन करती है? किडनी कई सारे हार्मोन से लेकर रेगुलेट होकर फंक्शन करने का काम करती है, जैसे कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH जो कि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराता है। एल्डोस्टेरोन इनहेंस करता है सोडियम रीएब्जॉर्प्शन और पोटेशियम सिक्रीशन को। एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड ANP प्रमोट्स करता है सोडियम के एक्सक्रीशन को। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसको हम रास सिस्टम भी कहते हैं, ये रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को और फ्लूइड बैलेंस को। यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ये मस्कुलर सैक जैसा होता है जो कम से कम 400 से 600 ml तक के यूरिन को स्टोर कर सकता है। जब मिक्चुरेशन होता है, यानी कि जैसे ही यूरिन की अर्ज आती है और हम यूरिनेट करते हैं तो हमारा जो ब्लैडर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। यूरेथ्रा जो है वो एक ट्यूब की तरह होता है। मेल्स के अंदर 20 सेंटीमीटर का होता है और फीमेल्स के अंदर 4 सेंटीमीटर का होता है, जिसकी वजह से फीमेल्स को इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो दिस इज़ द यूरिनरी सिस्टम। अगर आप इसमें देखें तो ये किडनी है, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी, ठीक है। फिर यहाँ पर है ये इंफीरियर वेना कावा और ये है डिसेंडिंग एओर्टा। तो यहाँ से ये जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड, ये इस किडनी में सप्लाई हो रहा है और जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ से ये जा रहा है। ये ब्लैडर है, दिस इज द यूरेटर एंड दिस इज द यूरेथ्रा। तो यहाँ से जो आपका जितना यूरिन है वो सारा का सारा यहाँ पर फॉर्म होता है किडनी में। जितना ब्लड है टॉक्सिन्स के साथ इसमें जाके फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद ये यहाँ से जितना यूरिन कलेक्ट हुआ वो ब्लैडर में आ जाता है। जितना प्यूरिफाइड ब्लड है वो हमारी फिर बॉडी के अंदर पहुँच जाता है। तो इस तरह से ये रेगुलेट होता है।
नाउ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन का वो ऑर्गन होता है जो कि रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। यानी कि जब हमारी कोई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है, जब हम पेरेंट से डॉटर सेल प्रोड्यूस करते हैं और जो हमारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, तो उसमें जो ऑर्गन्स हेल्प करते हैं उसको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। तो ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? टेस्टिस होती हैं जो कि स्पर्म का प्रोडक्शन कराती हैं, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करती हैं। पीनस होता है जो कि स्पर्म को डिलीवर करता है। वास डिफरेंस होते हैं जो कि स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। प्रोस्टेट होता है जो कि सेमिनल फ्लूइड को रिलीज करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ओवरीज होती हैं जो कि एग्स और हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं। फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं जो कि एग्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। यूरेटस होता है जो कि नर्चर करता है बेबी को, और वेजाइना एक बर्थ कैनाल की तरह सर्व होता है। ये आपस में मिलके और रेगुलेट करके स्पेशलाइज सेक्स सेल्स बनाते हैं, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए कंफर्टेबल इन्वायरमेंट फॉर्म करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम पीनिस कहते हैं। ये दो पार्ट का बना होता है, इसमें शाफ्ट होता है और ग्लैंड्स होता है। ग्लैंड्स की जो टिप है उसका जो मेन पार्ट होता है उसमें यूरेथ्रा भी होता है और उससे ब्लेडर कनेक्ट होता है। तो जितना यूरिन पास होता है वो पीनिस के थ्रू यूरेथ्रा से पास होता है और सेम पाथवे होता है। स्क्रॉटम जो होता है वो बैग होता है स्किन का जो होल्ड करता है टेस्टिकल्स को। टेस्टिकल्स जो होती हैं वो मेल सेक्स ग्लैंड होते हैं और ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ये स्क्रोटम के अंदर लोकेटेड होता है। जो टेस्टिस होती हैं वो हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो कि मेल डेवलपमेंट करता है, मैचुरेशन करता है, मसल्स बनाता है, वॉइस को डीपन करता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मेंटेन करता है। एक लॉन्ग ट्यूब होती है एपिडिडिमिस जो कि लोकेट होती है हर एक टेस्टिकल में। एपिडिडिमिस के अंदर कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स होता है जिसके अंदर स्पर्म जो होता है वो स्टोर होता है। वास डिफरेंस जो होती है वो ट्यूब्स होती है जो कि स्पर्म को टेस्टिकल से आउट ऑफ मूव करने के लिए काम करती है और यूरेथ्रा से कनेक्ट करती है। सेमिनल वेसिकल्स एक सैक लाइक ग्लैंड होता है जो कि ब्लैडर के पीछे होता है और इसके अंदर फ्लूइड होता है जो कि सीमेन का पार्ट बनाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो एक वॉलनट साइज का ऑर्गन होता है और इसकी जो नेक होती है वो ब्लैडर और यूरेथ्रा से सराउंड होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो एक एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है जो कि सेमिनल फ्लूइड फॉर्म करता है और ये स्पर्म को कैरी करने का काम करता है। मेल क्लाइमेक्स में जो मस्कुलर प्रोस्टेट ऑर्गन होता है वो प्रोस्टेट फ्लूइड को एक्सपेल करने में काम करता है और स्पर्म के साथ ऐड होके जो कि टेस्टिकल से रिलीज होते हैं वो यूरेथ्रा के अंदर रिलीज करता है। यूरेथ्रा जो है वो एक ट्यूब की तरह है जो कि यूरिन को आउटसाइड ऑफ द बॉडी फ्लो करती है और ये सीमेन को भी पास कराने का काम करती है ड्यूरिंग द इजैकुलेशन। So this is the human reproductive system. This is the male and this is the female. तो अगर मेल के अंदर अगर हम देखें so these are the testes, ये स्क्रोटम के अंदर होती है। इसके ऊपर होता है एपिडिडिमस। जितना आपका स्पर्म का प्रोडक्शन होता है वो टेस्टिस के अंदर होता है। देन स्टोरेज एपिडिडिमस के अंदर होता है। देन इसके बाद ये ट्यूब्स जा रही हैं, these are the vas डिफरेंस जो यहाँ से स्पर्म को ले जाने का काम करती हैं। देन दिस इज द सेमिनल वेसिकल जिससे सेमिनल फ्लूइड निकलता है। दिस इज द प्रोस्टेट। तो यहाँ पे जितना आपका स्पर्म है, सेमिनल फ्लूइड है, जितना प्रोस्टेट फ्लूइड है, ये सारा कलेक्ट होके यूरेथ्रा के थ्रू पीनिस से बाहर आता है ड्यूरिंग द इजैकुलेशन और ये आपका ब्लैडर है जो इसके बिहाइंड होता है। तो इस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और ये स्पर्म को रिलीज कराने का काम करता है। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर एक्सटर्नल जेनाइटल्स होते हैं जिसको हम वेजाइना कहते हैं। ये कई सेवरल ऑर्गन से कंप्राइज होकर बनता है और ये एक वुमन बॉडी का सेक्शन होता है। ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है, लगभग 3 से 4 इंचेस तक लंबी होती है और इसको हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं। एक मैन का पेनिस इसमें एंटर करता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स और रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। वेजाइनल ओपनिंग जो होती है वो विजिबल होती है बाहर से लेकिन लीबिया से प्रोटेक्टेड
कनेक्टेड होती है। दो पार्ट में लीबिया को डिवाइड किया गया है, लीबिया मेजोरा होती है और लीबिया माइनोरा होती है। लीबिया मेजोरा जो होती है वो 2 फोल्ड्स होते हैं स्किन के, जो कि फ्रंट ऑफ द वेजाइनल ओपनिंग से बैक तक जाते हैं। आउटर सरफेस जो होता है वो डार्कर होता है और उस पर थिक हेयर्स होते हैं। इनर फोल्ड जो होता है वो स्मूथ होता है। लीबिया मेजोरा जो है वो फॉर्म करती है क्लेफ्ट शेप फीमेल जेनाइटल का। देन इसके बाद क्लिटोरियस होती है, जो कि एक क्रूशियल एलिमेंट है सेक्सुअल अराउजल के लिए फीमेल बॉडी में। ये स्मॉल सेक्सुअल ऑर्गन है जो कि लीबिया मेजोरा के ऊपर अपीयर होता है और फोल्ड्स ऑफ द स्किन का होता है और ये एक पिंक बटन की तरह फॉर्म होता है। सेक्सुअल स्टिमुलेशन के वक्त क्लिटोरियस जो है वो एक मैन के पीनिस की तरह बिहेव करता है और वो इरेक्ट हो जाता है जब उसको ब्रेन से सिग्नल मिलते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है जब इसको स्टिमुलेट किया जाता है। अदर फीमेल जेनाइटल्स के अंदर यूरेथ्रा भी होता है, जो कि वेजाइनल ओपनिंग के बिटवीन लोकेटेड होता है। फ्रंटल कनेक्शन होते हैं, लीबिया माइनोरा होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग होती है जहां से वुमेन यूरिन को एक्सपेल आउट करती है। वॉर्म होता है यूट्रस जिसको हम कहते हैं, जो कि ब्लैडर और रेक्टम के बिटवीन लोकेट करता है पेल्विक एरिया में। यूट्रस जो है वो फैलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड होता है, सर्विक्स के थ्रू वेजाइना कनेक्ट होता है। मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स के अंदर जो ओवरी है वो एग को रिलीज करती है, वो फैलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करती है और यूट्रस तक पहुंचती है। जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो वो यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाता है और वहीं पर फीटस डेवलप होता है। यूट्रस नरिश होता रहता है जब तक कि बच्चा बॉर्न ना हो जाए, बच्चे का बर्थ ना हो जाए। सर्विक्स जो होता है वो यूट्रस का, जिसको हम सर्विक्स या फिर यूट्राइन सर्विक्स भी कहते हैं, ये आपका अटैच होता है वेजाइना से टू द यूट्रस और ये कम से कम फ्यू सेंटीमीटर्स तक लॉन्ग होता है। यूट्राइन सर्विक्स होता है, ये एक म्यूकस प्रोड्यूस करता है जो कि स्पर्म को वेजाइना से अंदर ले जाने का काम करता है यूट्रस तक और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन अकर होता है। फीमेल्स के अंदर पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं। ओव्यूलेशन के वक्त एक स्मॉल एग जो होता है वो ओवरी से बाहर आता है और ये हॉर्मोन्स के अंदर रेगुलेट होते हुए बाहर आता है। जब एग मैच्योर हो जाता है तो वो रिलीज होता है फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक जाता है, ओवम फर्टिलाइज हो जाता है और जब अगर मेल रिप्रोडक्टिव सेल मिल जाती है तो उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है और कंसेप्शन हो जाता है। चाइल्ड बर्थ में जो सर्विक्स है वो थिन आउट हो जाता है और 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाता है, जो कि बर्थ कैनाल फॉर्म करता है और उससे जो बच्चा है वो फीमेल की बॉडी से बाहर आता है। So this is the male reproductive system and female reproductive system. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये देखिए, ये इस तरह से ये यूट्रस है, दीज आर द ओवरीज, 1 पेयर ऑफ ओवरीज होता है, यहाँ से फेलोपियन ट्यूब है, ये ट्यूब जा रही है, ये ट्यूब यूट्रस से कनेक्ट होगी। हर मंथ एक एग रिलीज होता है ओवुलेशन के ड्यूरेशन में और वो यूट्रस तक पहुँचता है। दिस इज द वेजाइना और ये सर्विक्स है। जब स्पर्म यहाँ से पहुँचता है यूट्रस तक जाता है तो यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है और इससे जो फीटस है वो फॉर्म होने लगता है। देन इसके बाद ये मेल है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होती हैं, इसमें स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। देन इसके बाद ये एपिडिडिमस है, यहाँ स्टोर होता है। वास्ट डिफरेंस से स्पर्म जाता है, ये सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये फ्लूइड को रिलीज करता है और स्पर्म और सारा फ्लूइड मिक्स होकर यूरेथ्रा से पास होता है ड्यूरिंग द इजैकुलेशन। तो इस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करते हैं। नाउ पुबर्टी। पुबर्टी क्या होता है? जो टीनेज में चेंजेस होते हैं जब हम चिल्ड्रन से एडल्टहुड की तरफ जाते हैं और जो फिजिकल और इमोशनल चेंजेस मेल और फीमेल के अंदर होते हैं, उस स्टेज को हम पुबर्टी कहते हैं। तो पुबर्टी क्या है? जर्नी टू एडल्टहुड। पुबर्टी के अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होती है, फिजिकल इमोशनल साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। टाइम अलग अलग होता है, जैसे कि फीमेल के अंदर जो टाइम होता है पुबर्टी का वो 8 से 13 साल तक होता है, लेकिन बॉयज़ के अंदर 9 से 14 साल का होता है। हार्मोन्स जो हैं वो चेंज होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चेंज हो जाते हैं, उनका डेवलपमेंट हो जाता है। हर पर्सन की जर्नी अलग होती है, हर पर्सन अलग अलग तरह से इवॉल्व होता है, अलग अलग तरह से उसमें फिजिकल और इमोशनल चेंजेस आते हैं।
तो पुबर्टी वो टाइम पीरियड है जिसमें कि आप चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ जाते हो और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। इसमें बायोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, कंप्लीट सेक्सुअल मैच्योरिटी हो सकती है, फर्टिलिटी हो सकती है। तो फिजिकल ग्रोथ डेवलपमेंट हो सकती है, आउटसाइड या इनसाइड ऑफ द बॉडी चेंज हो सकता है, सेक्सुअल ऑर्गन चेंज हो सकते हैं, दिमाग में चेंजेस होते हैं, हमारे सोचने का पैटर्न चेंज हो जाता है, सोशल या इमोशनल बिहेवियर चेंज हो जाता है। पुबर्टी जब स्टार्ट होती है तो वो सेक्सुअल हार्मोन्स को एक्टिवेट करती है, वो हमारे गोनैड से रिलीज होते हैं जैसे कि ओवरीज एंड टेस्टिस। तो हार्मोनल चेंजेस क्या होते हैं, हमारे ब्रेन में होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन्स को रिलीज कराता है जिसको हम कहते हैं गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये प्रोसेस को स्टार्ट करता है। देन पिट्यूटरी से रिलीज होता है LH एंड FSH हार्मोन, ये हमारे ब्लड में रिलीज होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से टेस्टिस से रिलीज होता है टेस्टोस्टेरॉन और ओवरीज से रिलीज होता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। सेकेंडरी इफेक्ट्स क्या होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड कंट्रीब्यूट करता है, हार्मोन्स को रिलीज करता है जिससे कि हेयर ग्रोथ होती है और बॉडी में चेंजेस आते हैं। ये सब कॉम्प्लेक्स चीज़ें एक साथ कोऑर्डिनेट होती हैं, एक रिदम को मेंटेन करती हैं और फिजिकल और इमोशनल चेंजेस लाने का काम पुबर्टी के अंदर करती हैं। तो 10 से 13 साल की उम्र बॉयज़ के अंदर हो सकती है जब ग्रोथ स्पर्ट आने लगता है, बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। फीमेल के अंदर 9 से 12 साल तक हो सकती है जब फीमेल बॉडी चेंज होने लगती है, हाइट बढ़ने लगती है, बॉडी मास चेंज होने लगता है। इस स्टेज को हम पुबर्टी कहते हैं। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट हो जाती है कभी कभी टीनेजर्स के लिए, जैसे कि ऑकवर्ड बॉडी चेंजेस होना, आपको पता नहीं होता आपकी बॉडी में क्या हो रहा है और आप बहुत थोड़ा सा वियर्ड फील करते हैं। पेरेंट्स जो वो आपको समझ नहीं पाते क्योंकि आपका जो नेचर है वो चेंज हो जाता है, तो पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप फॉर्म करने में डिफ़िकल्टी होने लगती है, बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है या फिर स्मेल आने लगती है, एकदम से ग्रोथ, हाइट, वेट बढ़ने लगता है, बॉडी पर एक्स्ट्रा हेयर्स आ जाते हैं, जो आवाज़ है वो क्रैक होने लगती है, हाई पिच वॉइस हो जाती है, आप थोड़ा सा एम्बैरस फील करने लगते हैं अपने पीरियड्स के बारे में, आपकी बॉडी में जो फिजिकली हो रहा है उससे रिलेटेड, मूडी हो सकते हैं, मूड चेंजेस हो सकते हैं, आप बार बार आपके जो इमोशंस हैं वो चेंज होने लगेंगे, कभी आप हैप्पी फील करेंगे, कभी सैड फील करेंगे और जैसे ही आप थोड़ा सा अलग बिहेव करने लगते हैं तो ये सब चीज़ें बॉडी के अंदर होने लगती हैं। तो फीमेल पुबर्टी के अंदर क्या होता है और मेल पुबर्टी के अंदर क्या होता है, तो फीमेल पुबर्टी के अंदर होता है थिलार्की जो कि 9 से 10 साल में होता है। इसमें ब्रेस्ट बडिंग होने लगती है और विजिबल साइंस पुबर्टी के आने लगते हैं। दूसरा है प्यूबार्की, 6 महीने बाद इसमें क्या होता है, ग्रोथ स्पर्ट होने लगता है, प्यूबिक और अंडर आर्म हेयर ग्रोथ होने लगती है, इनिशियल डेवलपमेंट होने लगती है, रैपिड हाइट इंक्रीज होने लगती है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से पहले। देन मिनार्की 2 साल के अंदर अंदर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आ जाते हैं और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी मार्क हो जाती है। फीमेल में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, ब्रेस्ट बड स्टार्ट टू फॉर्म हो सकते हैं, एक्ने अपीयर हो सकते हैं, आर्मपिट या फिर प्यूबिक हेयर स्टार्ट हो सकते हैं, एकदम से हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, आपको पीरियड स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस फीमेल के अंदर हो सकते हैं। तो फीमेल प्यूबर्टी में क्या क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं, अगर हम इसको एज के अकॉर्डिंग डिफाइन करें तो सबसे पहला 8 से 11 साल की उम्र में क्या होता है, एक्सटर्नल साइन विजिबल नहीं होते लेकिन बॉडी के अंदर जो ओवरीज हैं वो इनलार्ज होने लगती हैं, हार्मोन का प्रोडक्शन स्टार्ट होने लगता है। स्टेज 2 जो कि 8 से 14 साल की एज है, इसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है, ब्रेस्ट बर्ड डेवलप होने लगती हैं, निपल्स जो होती हैं वो टेंडर होने लगती हैं, एलिवेट होने लगती हैं, एरियोला का साइज इंक्रीज होने लगता है, प्यूबिक हेयर ग्रोथ होने लगते हैं और इसके साथ साथ हाइट और वेट भी इंक्रीज होने लगता है। स्टेज 3 जो कि 9 से 15 साल तक है, इसमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता जाता है, ग्रो होता जाता है, प्यूबिक हेयर जो है वो ज़्यादा कोर्स और डार्कर होने लगते हैं, कुछ फीमेल्स के अंदर वाइटिश विजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है और किसी के अंदर पीरियड्स भी स्टार्ट हो सकते हैं। स्टेज 4 10 से 16 साल की उम्र में, इसमें एरियोला जो है वो डार्क हो जाता है और थोड़ा सा मोल्ड राइजिंग अबव द ब्रेस्ट होने लगता है। स्टेज 5 के अंदर 12 से 19 साल के अंदर
फाइनल डेवलपमेंट होता है जिसमें कंप्लीट हाइट अटेन हो जाती है, ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, कंप्लीट ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, प्यूबिक हेयर का कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है। इमोशनल चेंजेस कॉमन होते हैं गर्ल्स के अंदर। पुबर्टी के अराउंड कई सारे इमोशनल चेंजेस होने लगते हैं, इमोशंस बहुत ऊपर नीचे होने लगते हैं, हार्मोनल लेवल जो होता है वो काफ़ी फ्लक्चुएटिंग होता है। जैसे कि पीरियड से पहले पीएमएस हो सकता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, जिसमें एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया, नींद ना आना या डिप्रेशन हो सकता है। तो गर्ल्स कैसा बिहेव करती हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करने लगती हैं, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती हैं क्योंकि अंदर हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो मूड जो है वो कभी कभी एजिटेटेड रहने लगता है और पीरियड से पहले भी ऐसा होने लगता है। तो वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाती है। जो गर्ल्स हैं वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव से सोचने लगती हैं, वो एक एडल्ट की तरह सोचने लगती हैं, अपनी हॉबीज़ को ज़्यादा इंजॉय करने लगती हैं, डिलाइटफुल महसूस करने लगती हैं, नए इंटरेस्ट को डेवलप करने लगती हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हैं, कम्युनिकेट कर पाती हैं, अपनी ग्रीफ को शेयर कर पाती हैं। कभी कभी वो उसको फिगर आउट कर लेती हैं, लेकिन कभी कभी आउट ऑफ कॉन्फिडेंस भी फील करती हैं। बहुत ज़्यादा क्राई करने का मन करता है, यानी कि रोने का मन करता है, बार बार छोटी छोटी बातों पर रोने आने लगता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें डिप्रेशन हो गया है, लेकिन हॉर्मोन्स की वजह से क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करती हैं और बार बार रोने लगती हैं। तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे वो डिस्ट्रेस होने की कोशिश कर रही होती है। ऐसे टाइम में बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने मदर के साथ कोऑर्डिनेट करे, उनसे बातें करे, काउंसलिंग करवाए, इससे उसको हेल्प मिलती है। ज़्यादा फेमिनिन फील करती हैं, अपने आप को ज़्यादा समय देने लगती हैं, थोड़ा ज़्यादा मेकअप और हेयर डू करने लगती हैं, तो फेमिनिटी ज़्यादा इवोक होने लगती है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कभी कभी हो सकता है। पुबर्टी में क्या होता है, रैपिड फिजिकल और मेंटल चेंजेस होते हैं, तो कभी कभी आपके ऊपर पीयर प्रेशर आता है, आप अपने फ्रेंड्स से, कलीग से अपने आप को कंपेयर करने लगते हो, जिसकी वजह से आप इनसिक्योर फील करने लगते हो, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है। अगर कोई चाइल्ड पुबर्टी से गुजर रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, स्लीपिंग हैबिट इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे कई सारे सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। हमेशा टाइम पर सोने के लिए जाना, बेड पे जाना, चाहे वीकेंड ही क्यों ना हो, स्लीपिंग पैटर्न को सही तरह से एडजस्ट करना, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से दूर रहना, सोने से पहले कम से कम आधा एक घंटे से पहले आपको अपना फ़ोन, टीवी वगैरह सब ऑफ कर देना चाहिए। जिस रूम में भी आप है वो कूल होना चाहिए, डार्क होना चाहिए और क्वाइट होना चाहिए। तो फिजिकल चेंजेस मेल पुबर्टी में, तो मेल पुबर्टी में क्या क्या चेंज होते हैं, तो मेल के अंदर फिजिकल चेंजेस होते हैं। 10 से 11 साल की उम्र में एक्सटर्नल जेनाइटल्स की ग्रोथ होने लगती है, पीनिस का डेवलपमेंट होने लगता है, टेस्टिस का डेवलपमेंट होने लगता है, स्क्रोटम का डेवलपमेंट होने लगता है, प्यूबिक हेयर डेवलप होने लगते हैं। 12 से 14 साल की उम्र में रैपिड ग्रोथ होने लगती है, मसल मास बढ़ने लगता है, माइनर ब्रेस्ट ग्रोथ भी हो सकती है जो टाइम के साथ चली जाती है। 13 से 15 साल की उम्र में हेयर ग्रो होने लगते हैं कई जगहों पर, जैसे कि चाइल्ड की बॉडी पर, आर्म्स पर, फेस पर, चेस्ट पर, इस तरह से हेयर ग्रो करने लगते हैं। टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होने लगता है इस एज में, जिससे कि स्पर्म का प्रोडक्शन होने लगता है। जो चाइल्ड है वो इजैकुलेट कर सकता है, उसे इरेक्शन हो सकते हैं, वेट ड्रीम हो सकते हैं, इजैकुलेशन ड्यूरिंग द स्लीप हो सकता है। 14 से 15 साल की उम्र में जो लैरिंग्स है वो डेवलप हो जाता है, विजिबल होने लगता है, एक्सपैंड हो जाता है, उनकी जो वॉइस है वो ब्रेक होने लगती है और ज़्यादा डीप होने लगती है। इसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। तो मेल पुबर्टी में मेनली क्या चेंजेस आते हैं, टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट हो सकता है, सबसे पहला साइन है। जो टेस्टिस है वो हार्मोन को प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं। जेनाइटल डेवलपमेंट होता है, पीनस एंड स्क्रोटम जो है ग्रो करने लगेगा, प्यूबिक हेयर डेवलप होने लगते हैं, सेकेंडरी हेयर ग्रोथ होने लगती है, जैसे कि चेहरे पर, अंडर आर्म्स पर, बॉडी हेयर पर बहुत जल्दी हेयर्स आने लगते हैं। वॉइस चेंज होने लगती है, वॉइस डीपन होने लगती है, कभी कभी क्रैक होने लगती है, ग्रोथ या मैच्योरेशन होने लगती है, मसल मास बढ़ जाता है, हाइट बढ़ जाती है। इस तरह के चेंजेस मेल के अंदर होने लगते हैं। तो वॉइस जो है वो डीप हो जाती है, क्रैकल हो सकती है, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। एडम्स एप्पल जो है वो यहाँ पर आपको गले में दिखने लगता है, ये बड़ा हो जाता है और विजिबल हो जाता है। बॉडी पर हेयर ग्रो होने लगते हैं, निपल्स के अराउंड स्वेलिंग हो सकती है, तो ये मेल्स में होती है, लेकिन ये
कुछ मंथ्स तक रहती है या कुछ सालों तक रहती है, फिर उसके बाद सही हो जाती है। चेस्ट या शोल्डर्स जो होते हैं वो ज़्यादा ब्रॉड हो जाते हैं। जो आपका टेस्टिस है या पीनिस है वो साइज़ में बड़ा हो जाता है। तो चेंजेस क्या आ सकते हैं मेल के अंदर? एक्ने हो सकता है, फेशियल हेयर ग्रो हो सकते हैं, आवाज़ बदल सकती है, ब्रेस्ट ग्रोथ हो सकती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, जेनाइटल ग्रोथ हो सकती है। इमोशनल चेंजेस बॉयज़ में क्या आते हैं? तो मूड फ्लक्चुएशन, जस्ट लाइक गर्ल्स मूड फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं ड्यूरिंग पुबर्टी। तो वो वॉक पर जा सकते हैं, अपने दोस्तों से बातें कर सकते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं या एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर वो कोई मेडिकल हेल्प लेना चाहते हैं तो मेडिकल हेल्प ले सकते हैं, किसी एडल्ट से बात कर सकते हैं, किसी स्कूल में काउंसलर से बात कर सकते हैं, पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। जितना आपका 9 से 12 घंटे की स्लीप एक चाइल्ड को कम से कम लेनी चाहिए और उसको जल्दी बेड पे जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स को कम यूज़ करना चाहिए। डार्क, कूल और क्वाइट इन्वायरमेंट के अंदर उसे रेस्ट करना चाहिए। तो इमोशनल चेंजेस ड्यूरिंग पुबर्टी, अगर इमोशनल चेंजेस हम देखें तो फ्लक्चुएटिंग हार्मोन होते हैं, जिसकी वजह से इमोशनल चेंजेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग हो जाते हैं। जितना टीन्स होते हैं वो हाइपर अवेक हो जाते हैं, बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं, हम अपने दोस्तों से कंपैरिजन करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील करने लगते हैं, हम कैसे दिखते हैं खुद को एक्सेप्ट करना कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उस वक्त हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, पेरेंट्स के, टीचर्स के, काउंसलर के, कि वो हमें इमोशनल सपोर्ट दें, हमें एनकरेज करें और इस चैलेंजिंग टाइम में हमें ओवरकम होने के लिए हेल्प करें। तो टेनर स्टेज भी होती है। टेनर स्टेज के हिसाब से अगर डिवाइड किया जाए तो टेनर स्टेज में इन स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। स्टेज 1 जिसमें कि प्यूबिक हेयर नहीं होते हैं और सेक्सुअल डेवलपमेंट विजिबल नहीं होता है। स्टेज 2 में सेक्सुअल डेवलपमेंट विजिबल होने लगता है, जैसे कि हेयर ग्रोथ आना, ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होना। मिड पुबर्टी होती है जिसमें कंटिन्यूड ग्रोथ रहती है और नोटिसेबल चेंज होने लगते हैं। लेट पुबर्टी यानी कि एडल्ट लाइक डेवलपमेंट पैटर्न चेंजेस आ जाते हैं। स्टेज 5 यानी कि मेच्योरिटी आ जाती है, एडल्ट हेयर पैटर्न हो जाता है और सेक्सुअल ऑर्गन्स फुली डेवलप्ड हो जाते हैं। तो जो भी आपकी जर्नी है इंडिविजुअल टाइम होता है, हर पर्सन अपने आप अपनी तरह से ग्रो करता है, हर किसी की बायोलॉजिकल टाइमलाइन अलग अलग होती है। जितनी आपको नॉलेज होती है उससे आपके फियर चले जाते हैं। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो आपको हेजिटेशन नहीं होगी, नर्वसनेस नहीं होगी और ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इससे आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। तो सपोर्ट के लिए हेल्प करना चाहिए, आपको अपने पेरेंट्स, टीचर, काउंसलर से बात करनी चाहिए, दोस्तों से बात करनी चाहिए, ताकि इस स्टेज में आप ओवरकम कर पाएँ। तो चाइल्ड के लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहला है उनको जितने बॉडी चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में बताना कि आपके साथ ये चेंजेस होंगे, इसके बारे में उनको नॉलेज देना, उनको नॉर्मल फील कराना, उन्हें एजुकेट कराना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस तरह से बॉडी डेवलप कर रही है, किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। कॉम्प्लेक्स इमोशन से हेल्प करना, जैसे कि कभी एंजाइटी या डिप्रेशन आना तो उस वक्त उनको मेंटोर करना। उनके लिए एक रोल मॉडल बॉडी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, बॉडी शेमिंग नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से भी बॉडी डेवलप हो रही है उन्हें वो एक्सेप्ट होना चाहिए। उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, एप्रोप्रिएट बाउंड्रीज को सेट करना चाहिए। सो दीज आर क्रूशियल थिंग्स फॉर एट द स्टेज ऑफ पुबर्टी एंड फॉर टीनेजर्स। These are the references. Thank you.